हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि पता है कि आज हम लोगों की क्लास 12th फिजिक्स है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो आज यहाँ से हम लोग उस न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे और जितने बच्चे नए जुड़ेंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिख रहा है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लिखते हैं। कल की क्लास जितने भी बच्चे अभी तक नहीं किए हैं वो कल की क्लास कर लेंगे, क्योंकि कल की क्लास कर लेंगे तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, लिखिएगा। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। जबकि, लिखिएगा, जबकि पहला कंडीशन प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब वास्तविक हो। दूसरा कंडीशन प्रतिबिंब आभासी हो। ये सवाल आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, आगे कहा प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आते हैं भैया। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं। चलिए, यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। आप लोग को कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले, तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाए। तो अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यू का मान आप लोगों से पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब। हमने कहा है जब भी गुना गुनी लिखे मिला है तो उसका मतलब होता है आवर्धन। यम का मान दिया है 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन ऋणात्मक होता है। जब प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होगा तब आवर्धन, तब यम का मान माइनस में होगा। तो यम का मान माइनस में होगा, मतलब यम का मान -5 हो गया।
हमारा अब देखिए अब क्या कह रहा है कि फार्मूला क्या होता है। देखिए एफ दिया, यू दिया है, एम, तो आपको पता है फार्मूला होता है एम बराबर माइनस वी अपन यू होता है। एम का मान दिया है -5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -v/u, माइनस माइनस से कटा यू 5u इज इक्वल टू v। इतनी बातें समझ में आई सबको? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण दिया है तो फोकस दूरी माइनस हो जाएगी। दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखी जाए, तो वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो वस्तु की दूरी को कहते हैं यू का मान पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। हमने कहा जब भी गुना गुनी लिखा मिले तो समझिए वो एम का मान है, तो एम का मान कितना दिया है -5, इसलिए -5 ये पहला कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, और जब उल्टा होता है हमने बताया है उल्टा चीज़ क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यम का मान क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो यम बराबर -v/u होता है। यम का मान -5 रखे दिए इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पर देखिए v का मान कितना आ गया 5u। अब हमको फार्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v + 1/u होता है। 1/f का मान कितना दिया है -10 इज इक्वल टू v का मान कितना है 5u। देखिए यहाँ पर v का मान निकाला है ना 5u, यहाँ पर कर लीजिए 5u प्लस यहाँ पर हो जाएगा u। इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5u इंटू यू। आपको पता है हमने तरीका बताया, नीचे नीचे का गुणा करिए, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, u का 1 में गुणा करिए u, यहाँ पर 5 का u में गुणा करिए 5u, -1/10 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5 में 1 u जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो -1/10 इज इक्वल टू 6u/5u इंटू यू से कट गया। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा, 5 से ये देखिए नीचे नीचे कट जाता है, 5 दूनी 10। अब देखिए u का मान 1 में गुणा होगा तो u हो जाएगा, -2 का 6 में गुणा होगा 6 दूनी 12, u का मान -12 सेंटीमीटर आ गया है। और u का मान आप लोगों से पूछा था, यहाँ पे u का मान -12 हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, यहाँ भी देखिए आपसे v का मान भी पूछा है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी v का मान भी आपसे पूछा है। तब देखिए यहाँ पर अगर v का मान रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा v बराबर क्या दिया है 5u, तो v बराबर क्या हो जाएगा 5 × -12, तो v बराबर कितना हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। ये दोनों कंडीशन तो हो गई आपको, u का मान भी निकल गया, v का मान निकल गया। कब के लिए, जब प्रतिबिंब क्या हो भैया, वास्तविक हो। अब दूसरा कंडीशन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो आवर्धन क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस इज इक्वल टू -v/u होता है फार्मूला। यम का मान 5 गुना दिया है तो 5 रखिए, समझ रहे हैं, यहाँ पर -v/u। अब देखिए 5u इज इक्वल टू -v बराबर क्या हो जाएगा -5u हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब सवाल में फिर रखने का प्रयास करिए दूसरा कंडीशन, 1/f इधर दिख रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u होता है। 1/10 इज इक्वल टू 1/v का मान कितना ये दिया है -5u + 1/u। अब ध्यान रखिएगा -1/10 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -5u इंटू u का 1 में गुणा हो -u, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस ये ऊपर आ जाता है, u का 1 में गुणा -u, 5 का 1 में गुणा 5u। अब देखिए हमने बताया था जो ज़्यादा रहता है, 5 ज़्यादा है कि u ज़्यादा है, आप कहेंगे 5 ज़्यादा है, उसके साथ प्लस का चिन्ह है, जिसके साथ ज़्यादा वाले का चिन्ह साथ में लेते हैं, तो 5 में से 1 गए 4u, -1/10 इज इक्वल टू 4u/-5u इंटू u से कट गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस से कट गया, 5 दूनी 10 से कट गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ गया, u का 1 में गुणा u और 2 का 4 में गुणा 2 चौके 8, u का मान कितना आ गया भैया 8 सेंटीमीटर। अब इसी u का मान इसमें रख दीजिए, तो v का मान कितना आ जाएगा -5 × 8, तो v बराबर -5 मतलब 40 सेंटीमीटर। यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा भैया -40, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं। अच्छा v बराबर क्या होता है, u का मान यहाँ पर क्या आएगा भैया, माइनस में आएगा क्या, 5u में से u गए 4u हो जाएगा, और नीचे बचा है 5u इंटू u, तो माइनस से कट गया, कहाँ पे u का मान 8 आया है, देखिए कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है,
अच्छा, गड़बड़ी कहाँ हो रही पता है? माइनस प्लस में कहाँ गड़बड़ी हो रही देखिए। फोर अपॉन 5 यू है। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ। यहाँ पर हमने ये 5 यू नहीं होगा क्योंकि लेस में माइनस नहीं होता है, यहाँ पर वो माइनस हो गया है तो दिक्कत। और उसके बाद कितना आ गया भैया 4u, ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा। अब ये माइनस यहाँ पर रह गया है पहले से, तो u का मान -8 आ जाएगा, तो -8 यहाँ +40 हो जाएगा क्योंकि -8 और -5 का गुणा होता है, क्या हो जाता है +40। कोई दिक्कत हो गया? चलिए इसको सभी लोग कर लेंगे। ये स्थितियाँ थी जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब आभासी हो। उस सब कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति ये आई है, और इसमें आभासी की कंडीशन में प्रतिबिंब की स्थिति ये आई है। आपसे पूछा था u का मान -8, और इसमें u का मान कितना आया है, u का मान -12। ये दोनों सवाल आप लोगों के सामने हैं और इसको कर लीजिए। ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के मान -10 दिया है। अवतल दर्पण इसलिए माइनस हुआ है। कितनी दूरी पर रखा जाए तो मतलब u का मान पूछा है। उसके बाद कह रहा है उसका 5 गुना प्रतिबिंब, 5 गुना बड़ा, तो m का मान -5 दिया है। जबकि प्रतिबिंब पहला क्या है, वास्तविक हो। वास्तविक प्रतिबिंब जब होता है तो m का मान माइनस होता है, तो m का मान माइनस हुआ = v/u, v का मान 5u हो गया। अब यहाँ पर 1/f = 1/, v की जगह कितना रखना है 5u × u। इसका इन दोनों का नीचे नीचे गुणा हो गया तो बचा 5u × u। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका मान आ जाएगा u का मान, और यही u का मान उठा के इसमें रख दीजिए तो आ जाएगा -60। अब दूसरा कंडीशन सॉल्व करेंगे जब प्रतिबिंब आभासी हो, तो m का मान क्या होता है, आवर्धन धनात्मक तब होता है जब प्रतिबिंब आभासी होता है। तो m बराबर -v/u = 5 = -v/u। तो v का मान यहाँ से देखिए सेम वही प्रोसेस से कर लेंगे तो उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, जल्दी करने का प्रयास करिए आप लोग, फिर हम आगे सवाल देते हैं आप लोगों को। चलिए यहाँ से सवाल मिटा देते हैं हम। अब दूसरा सवाल लिखेंगे यहाँ से। तब से आप लोग उतारते रहिए इसको, जितने बच्चे अभी तक नहीं उतार पाए हैं इसको उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 लिखने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, लिखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। ऐसे सवाल करा चुके हैं, ठीक है। ये आप लोगों को अपने से करना चाहिए। वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
ये 2016 में पूछा भी गया है। दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2016। ठीक है, इसको करने का प्रयास करिएगा आप लोग। काफ़ी नॉर्मल सवाल है और आपके एग्जाम में आ भी चुका है एक बार, तो इसको सभी लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो हो गया होगा, इसको मिटा दें। चलिए, पहले तो क्या क्या दिया है इस सवाल में पढ़ने का प्रयास करिएगा। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा भैया? -15 हो जाएगा। क्यों -15 हो जाएगा? क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है, आगे कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, समझ रहे हैं, दर्पण के सामने, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मतलब दर्पण की दूरी यू का मान कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि यू का मान भी माइनस होता है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, तो वस्तु की ऊंचाई को कहते हैं एच। एच का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वी का मान आप लोगों से पूछा है। दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारा 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v + 1/u होता है। एफ का मान कितना दिया? -15 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू पूछी है। यहाँ से u का मान कितना दिया है? u का मान -10 दिया है। इसको इधर ले आएंगे तो +10 हो जाएगा। 1/+10 -1/15 पहले से है, 1/v। अब 15 और 10 का नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दहा में 150 हो जाएगा। 15 का गुणा इधर, 10 का गुणा इधर, 15 का 15 -10 1 का 10 इज इक्वल टू 1/v। 15 में से 10 गए भैया, 5 आ जाएगा, बटे 150 इज इक्वल टू 1/v। 5 से काटिए, 5 से 15, समझ रहे हैं। 30 का गुणा 1 में तो 30 हो जाएगा, v का गुणा 1 में तो v हो जाएगा। तो v का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। यहाँ से v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों से पूछ, देखें यहाँ पर h दिया, h डैश दिया है, h दिया है तो h डैश ज्ञात कर लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, ऊंचाई कैसी होगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आपको देखिए h दिया है, h डैश का मान क्या होता है आपको पता है? h डैश अपान h बराबर होता है v/u, समझ रहे हैं, h -v/u होता है। h डैश का मान कितना दिया है? नहीं दिया है। h डैश h का मान कितना दिया है? 8 दिया है, इज इक्वल टू -v का मान कितना आया है? 30 आया है। उसके बाद माइनस, इसमें u का मान कितना है? -10। 10 यहाँ माइनस कट गया, यहाँ 0 कट गया। h डैश बराबर क्या हो जाएगा? 8 तिरिक 24। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी और यह 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यही सवाल आप लोगों के सामने है, इसको कर लीजिए। ये सवाल आप लोगों के लिए काफ़ी आसान था और आपके पेपर में आया भी है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए, इसको कर लीजिएगा, फिर हम अगला सवाल बताने का प्रयास करेंगे भैया। चलिए, यहाँ तक आप लोगों का हो चुका होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से मिटा रहे हैं भैया। ठीक है,
अब यहाँ से सवाल मिटा रहे हैं, अगला सवाल आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, तीसरा। इसको मिटा दें। चलिए एक सवाल और आप लोग लिखिए, ये भी करवा चुके हैं, इस टाइप का सवाल मैं करवा चुका हूँ, समझिए प्रैक्टिस सवाल है आप लोगों का, प्रैक्टिस कर लीजिए। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। आगे कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, काफ़ी नॉर्मल सवाल है लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ है भैया, इसको करिए। अपने तरफ से दिमाग लगाने का प्रयास करिए आप लोग। पहले जो जो सवाल में दिया है उसको लिखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। जो जो दिया है उसको लिखिए, फिर सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए आसान है सवाल, कुछ कठिन नहीं है, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से समझिए, हम बता दे रहे हैं, एक बार थोड़ा सा समझिए। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कहते हैं आर। आर का मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो वह ऊंचाई कितना दे रहा है? एच। एच का मान दे रहा है भैया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी, तो दर्पण की दूरी कितना दे दिया? u का मान -10 सेंटीमीटर, क्योंकि u का मान हमेशा माइनस होता है। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v का मान ज्ञात करिए। आकार ज्ञात करिए, मतलब प्रतिबिंब का आकार मतलब h का मान दिया है तो h डैश का मान आपसे पूछ रहा है। प्रकृति भी बताइए। चलिए इतना मान आप लोगों से दिया है, आपको पता है सर r दिया है तो कहीं ना कहीं f = r/2 यूज होगा, जिससे फोकस दूरी निकल जाएगी। तो f = क्या हो जाएगा? 30/2। तो f का मान कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण नहीं है जबकि उत्तल दर्पण है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f = हो जाता है 1/v + 1/u हो जाता है। 1/f का मान कितना आया है? 15 सेंटीमीटर = 1/v की वैल्यू कितनी आई है? v की वैल्यू नहीं दिया है। 1/u का मान कितना है? u का मान -10 दिया है। अब इस -10 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? 1/10 + 1/15 पहले से है बराबर 1/v। 15 और 10 का नीचे से गुणा करेंगे तो हो जाएगा भैया 150, और इस 15 का इधर गुणा, इस 10 का इधर, तो 15 1 का 15 और 10 1 का 10 = हो जाएगा 1/v। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25/150 = 1/v।
25 छक्का 150, 6 का 1 में गुणा 6, v का 1 में गुणा v का मान कितना आ गया भैया 6 सेंटीमीटर। ये तो v का मान आ गया 25 छक्का 150, समझ रहे हैं। v का मान आप लोगों का कितना आ गया भैया 6। अब आगे ध्यान रखना है प्रतिबिंब का क्या है, अब आकार याद करना है। फार्मूला क्या होता है, एच डैश अपान एच इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। एच डैश का मान पूछा है, एच का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और माइनस वी माइनस 6, और यू का मान कितना होता है, यू का मान माइनस 10। ये इससे कट गया, नीचे नीचे कट जाता है, 5 दूनी 10, 2 3 से कटा 2 3 6। एच डैश बराबर 3 सेंटीमीटर आता है भैया, एच डैश का मान 3 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आगे कह रहा है कि प्रकृति बताइए। आप देखिए दोनों वैल्यू कितनी आई हैं, फोकस दूरी भी प्लस आई है, समझ रहे हैं, और उसके बाद प्रतिबिंब का आकार भी 3 सेंटीमीटर प्लस में आया है। अगर ये एच डैश का मान 3 सेंटीमीटर प्लस में है तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब भैया सीधा बनेगा, क्योंकि माइनस होता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और प्लस है तो प्रतिबिंब मतलब क्या हो जाएगा भैया सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा, प्रकृति मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा भैया, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये माइनस में होता तो उल्टा प्रतिबिंब बनता, कोई दिक्कत, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो तीनों सवाल का जवाब आप लोग दे दिए। क्या क्या, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करिए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब मतलब कि जैसे वस्तु क्या होता है, अवतल दर्पण में हमने बताया था कि जो भी स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब, जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पर वस्तु रखी जाती थी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था, इधर बनता था नीचे साइड, समझ रहे हैं। जैसे वक्रता त्रिज्या पर रखी जाती थी प्रतिबिंब तो उसी के जस्ट नीचे बनती थी। तो ये जो स्थिति हो जाती है ये हो जाती है उल्टा बनना, समझ रहे हैं। अब प्रतिबिंब की एक अंतिम कंडीशन क्या होती है, जो पोल और फोकस के बीच रखी जाती है वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, सीधा बनता है। और जब सीधा बनता है तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, और उसका मान हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है, समझ रहे। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, ये आभासी होगा, बिल्कुल आभासी होगा भैया। जहाँ सीधा प्रतिबिंब बने वहाँ पर आप सीधा लिख दिया करिए, एकदम निश्चिंत रूप से लिखा करिए आभासी होगा। जब भी सीधा प्रतिबिंब दिखे तो वह आभासी होगा। चलिए इसको मिटा के आगे सवाल करने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। चलिए सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, आपके पेपर में आया भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वायु में 6000 एंगस्ट्राम, वायु में 6000 एंगस्ट्राम, एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है बताइए, 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य, वायु में 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, वाले माध्यम में प्रवेश करता है। आगे कह रहा है माध्यम में इसका वेग तथा आवृत्ति क्या होगी, माध्यम में
इसका वेग और आवृत्ति क्या होगी। सवाल काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है। आगे आपको दिया है वायु में प्रकाश की चाल। आपको दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। चलिए ये सवाल आप लोगों के सामने लिखा गया है और ऐसे सवाल हम बता भी चुके हैं। प्रयास करिए, देखिए आ जाए तो अच्छी बात है। वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 होता है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 6000 × 10⁻10। पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए, तभी सवाल समझ में आएगा। चलिए समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का, तो आपको पता है 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा, 6000 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। अगर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, तो 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक को कहते हैं n, जिसका मान दिया है 1.5। कोई दिक्कत? अपवर्तनांक को कहते हैं n का मान दिया है 1.5 वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका वेग ज्ञात करिए। तो माध्यम का वेग मतलब हम लोग इसको कहते हैं v, और आपको वायु में प्रकाश की चाल को कहते हैं c। तो c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब मैं लिखवाया हूँ, आप लोग अगर पिछली क्लासेस किए हैं तो आपको पता होगा। लिखवाए हैं ना सब? यहाँ से अभी तक ये सब फार्मूले हम लिखवा चुके हैं। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू, आप लोगों को पता होगा C/V होता है। n बराबर C/V होता है। जितने लोग फार्मूला नहीं जानते इसको लिख लें। और ऐसे हमने ये सब फार्मूले लिखवा दिए हैं। 1.5 n का मान दिया है, c का मान दिया है 3 × 10⁸, और आपसे वेग ही तो पूछा है, तो v की वैल्यू पूछा है। तो v की वैल्यू इधर जाएगी, 1.5 इधर आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸/1.5। अब देखिए एक अंक पे दशमलव है, तो 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा नीचे। अगर 2 अंक पे दशमलव होता तो 100 का गुणा ऊपर 100 का गुणा नीचे। जितने अंक पे दशमलव उतने अंक का 0 लेंगे। आप देखिए 3 का 10 में गुणा हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, गुणे 10⁸ हो जाएगा। 1.5 में 10 का गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, 15 दूना 30। इसकी जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तो v की वैल्यू हो गई। अब आगे आपसे क्या पूछा है, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति को कहते हैं, आवृत्ति बराबर होता है, वैसे इसको भी या नहीं कहते हैं, n बराबर होता है c/λ। c/ क्या होता है भैया, लैम्डा। जहाँ लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है आवृत्ति, सॉरी लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। लैम्डा बराबर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। और c का मान आप लोगों को कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे आप लोग, याद कर लीजिए। n इज इक्वल टू c का मान कितना दिया है, 3 × 10⁸
और लैम्डा का मान कितना दिया है, लैम्डा का मान यहाँ दिया है 6000 गुणे 10 घाते माइनस 10 मीटर। आपको पता है जो 10 घाते माइनस 10 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, समझ रहे हैं, जो नीचे माइनस होता है वो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। 3 गुणे 10 घाते 8 गुणे 10 घाते 10 हो जाएगा, नीचे आज बचेगा 6000, नीचे 6000 बचेगा तो 6000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 घाते 3, 6 गुणे 10 घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6000 को 6 गुणे 10 घाते 3 लिख सकते। देखिए यहाँ पर 10 घाते 3 है, 10 घाते 10 है, कितना कट के बचेगा, 7 बचेगा, ऊपर 7 बचेगा, 3 से काटिए 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा 10 घाते 8, मतलब 10 8 और 7 15, 10 घाते 15 बटे नीचे कितना बचा 2। अगर हम इसको लिख दें 10 गुणे 10 घाते 14 तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि 10 घाते 14 और इसका मान 10 घाते 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 से काटिए तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 5 गुणे 10 घाते 14 आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। ये किसका मान था, आवृत्ति। और आवृत्ति का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता है, बताइए, आवृत्ति का कोई मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज, हर्ट्ज बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आवृत्ति का फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। और ये किसका फार्मूला होता है, ये निर्वात, यहाँ अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इज इक्वल टू फार्मूला आप लोग लिखे हैं, अपवर्तनांक इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा मिलता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, इधर आगे दिख रहा है, हाँ, वायु में प्रकाश की चाल। चलिए थोड़ा सा कट गया, चलिए ठीक है, कोई बात, उतना लोग समझ रहे हो। अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे फार्मूला होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसको कहते हैं v और इसको कहते हैं c अपान v, और इस अपवर्तनांक को कहते हैं n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, c अपान v, ये हमारा फार्मूला होता है। ये हम लिखवा चुके हैं, सारी बातें आप लोग कर लीजिए। चलिए दिख तो रहा है सब, चलिए करिए जल्दी। चलिए हो गया होगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक और सवाल देते हैं, आप लोग करिएगा। जो चीज़ें जिसको नहीं समझ में आ रही भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फार्मूला लिख ही लिए होंगे आप लोग। चलिए सवाल लिखिए आप लोग। अगला सवाल दिया है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, सेम उसी रिलेटेड, वैसे ही फार्मूले पर रिलेटेड है। अगला सवाल लिखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखेंगे आप लोग? लिखिएगा 5 × 10 घाते 14 हर्ट्ज। पाँच × 10 घाते 14 हर्ट्ज। यहाँ पर काफ़ी बड़ा दिख रहा है, छोटा लिख रहा है? ठीक है फिर भी 5 × 10 घाते 14 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रकाश की किरण ठीक है, आवृत्ति की प्रकाश की किरण पाँच × 10 घाते 14 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रकाश की किरण किसी द्रव से गुजरती है। किसी द्रव से गुजरती है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आगे कह रहा है कि द्रव में 4500 एंगस्ट्रॉम, द्रव में 4500 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। देखिए पहले क्या क्या दिया है, फार्मूला कौन सा यूज हो सकता है, सारे फार्मूले भी हमने लिखवा दिए हैं। ठीक है, पहली बात तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, फिर 4500 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, पूरा मान रखिए, सॉल्व करिए। अगर अभी पिछला सवाल जो किए हैं ना सेम वैसे ही लगेगा। चलिए करिए करिए, फिर हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्या दिया है भैया। 5 × 10 घाते 14 हर्ट्ज आवृत्ति। आवृत्ति का मान अभी निकाले हैं आप लोग। देखिए 5 × 10 घाते 14 होता है। यहाँ पर अभी देखिए पिछले सवाल में आप लोग निकाले थे ना, तो आवृत्ति को कहते हैं, आवृत्ति को कहते हैं यन का मान दिया 5 × 10 घाते 14। प्रकाश की किरण किसी द्रव से गुजरती है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, द्रव में दैर्घ्य मतलब क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा का मान दिया है 4500 एंगस्ट्रॉम इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आप लोगों को पता होगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 4500 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या हो जाएगा, 4500 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 4500 × 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लैम्डा का मान हम लोग लिख सकते हैं 4500 × 10⁻⁻। अभी हम आप लोगों को बताए हैं n इज इक्वल टू होता है
n को अपूर्णांक भी कहते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। मान के चलिए हम इसको v मान लेते हैं, क्योंकि अपूर्णांक का मान भी पूछा। अगर आप इस आवृत्ति को n लिखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी सॉल्व करने में, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप बदल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से ABCD कुछ भी रख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से आप लोगों को पता होगा v बराबर क्या होता है। नहीं तो आप लोग ऐसे नहीं समझ पाते तो सीधा हिंदी में लिखिए, आवृत्ति बराबर क्या होता है। अभी फार्मूला हम आवृत्ति बराबर यहाँ पर लिखाए थे, बताइए आवृत्ति बराबर क्या होता है। आवृत्ति बराबर होता है भैया बताइए, आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, लैम्डा। समझ रहे हैं, ये क्या होता है लैम्डा। लैम्डा को क्या कहते हैं हिंदी में, तरंग दैर्ध्य, यही तो कहते हैं। आवृत्ति का मान क्या दिया है, आवृत्ति का मान दिया भैया 4500 × 10⁻⁻10, यही तो है आवृत्ति का मान। अच्छा सॉरी, आवृत्ति का मान दिया 5 × 10⁻14, तो 5 गुणे देखिए क्या कह रहा है ना, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति। आवृत्ति का मान दिए 5 × 10⁻14। निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ से क्या होती है, c। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या हो जाता है, लैम्डा बराबर क्या हो जाता है बताइए। आवृत्ति का आप लोग एक फार्मूला आप लोग ये भी जानते होंगे, आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है। चलिए c का मान अभी मत रखिए, इसमें c का मान मत रखिए, देखिए कितना आएगा। n = क्या होता है, n मतलब होता है भैया अपूर्णांक, सॉरी हाँ अपूर्णांक, अपूर्णांक = c/v। अभी जो पहला फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को, यहाँ पता होगा ना, अपूर्णांक, अपूर्णांक अभी n = लिखवाए थे c/v, लिखवाए थे अपूर्णांक n = लिखवाए थे c/v। यहाँ से हमारा अपूर्णांक तो निकल पाएगा नहीं, क्योंकि आवृत्ति दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है, तरंग दैर्ध्य दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n = c/v। और v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है भैया माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, चलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपूर्णांक n = c/v बराबर होता है n लैम्डा, n लैम्डा हो जाता है। जहाँ n बराबर, n मत लिखिए, n का मतलब क्या हो जाएगा, n गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा v लैम्डा, यहाँ से क्या लिखिएगा, u लिख लीजिए, u मतलब वेग ही होता है, या आवृत्ति गुणे, या तो हिंदी में लिख लीजिए आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। चलिए c का मान कितना दिया है, c का मान आप लोगों को पता होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता ही होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। बट आवृत्ति का मान कितना दिया है, आवृत्ति का मान देखिए आप लोगों को दिया है 5 × 10⁻14, और यहाँ से तरंग दैर्ध्य का मान कितना दिया है, तरंग दैर्ध्य का मान आप लोगों को दिया है 4500 × 10⁻⁻10 मीटर। चलिए ये सवाल सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इसको मत करिए, ठीक है, इसको करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। यहाँ से सीधा करिए, अपूर्णांक n = c/v होता है, यहाँ पर c आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है, v का मान होता है n लैम्डा, n मतलब आवृत्ति, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ से c का मान रखेंगे 3 × 10⁸ आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति का मान देखिए यहाँ पर दिया है 5 × 10⁻14, यहाँ पर हिंदी में लिखिए तभी समझ में आएगा, समझ रहे हैं आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही है, इसलिए दिक्कत होगी। तो आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य 5 × 10⁻14 × 4500 × 10⁻−10। अब ये 10⁻−10 ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो कर लीजिए 3 × 10⁸ × 10⁻10 हो जाएगा। नीचे कितना बचा, 5 × 45, और देखिए 4500 है तो हम 4500 को लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻14
देखिए 14 और 2 16 हो जाएगा। तो पहले 14 यहाँ से कटा, यहाँ 10 तो यहाँ बचा 4। अब ये 10 घाते 4 यहाँ से बचा तो यहाँ बचा 4। अब यहाँ 4 है तो ये 2 बचा, यहाँ बचा 2। समझ रहे हैं? तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 5 गुणे 45। तो 3 से काटेंगे तो 3 15 में 45, 1/75। 1/75 बचा, 75 भागे 1 करिए और 10 10 8 18 14 2 16। हाँ 10 घाते तो ऊपर बचा है भैया, यहाँ पर बचा है 100 75। अब 25 से काटिए, 25 तिया 75, यहाँ देखिए 10 घाते 2 बचा है ना, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4/3। तो भाग दे दीजिए, 3 भागे 4 करेंगे तो कितना, 3 1 का 3, 4 में से 3 का 1, दशमलव बढ़ाएंगे, 3 3 का 9, फिर तो 1.33 लगभग उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको n का मान आ जाएगा भैया 1.33, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ से 5 गुणे 10 घाते 4 हट जे आवृत्ति, आवृत्ति का मान आप लोगों को सीधा दिया 5 गुणे 10 घाते 14, हट जे लिख लीजिएगा यच। यहाँ से आगे कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी द्रव से गुजरती है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य द्रव में इतनी एंगस्ट्रॉम पाई जाती है। तो यहाँ पर लैम्डा का मान इतना दिया है, द्रव का अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाता है c/v, जबकि v बराबर होता है n लैम्डा, तो c/, ये हो जाएगा, मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए, तो हम चाहते हैं यहीं पर क्लास एंड हो जाए, सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई है। और सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो नए बच्चे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ से आप लोग PDF के लिए, PDF तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कौन सी PDF, समझ रहे हैं? अगर जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं या किसी भी परिचय के बच्चे क्लास 10th में हैं, क्लास 10th की भी मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास के साथ साथ, ये तो डेली चल रही है, के साथ साथ हिंदी, और उसके बाद सोशल, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद भी इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट हमारे द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है, ये सभी मैथ हो रहा है, फिजिक्स हो रहा है, केमिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी हम ही पढ़ाते हैं, सोशल, संस्कृत और इंग्लिश ये हम ही पढ़ाएंगे और आप लोगों को क्लास 10th वालों को पूरा कंप्लीट कराएंगे। क्लास 11th में जो बच्चे हैं उनकी भी क्लास चल रही है। ठीक है, क्लास 11th में भी जो बच्चे हैं उनकी थियरी क्लास प्लस न्यूमेरिकल्स, थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स, ये पूरा कंप्लीट तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए ठीक है, फिर यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।